दोस्तों आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नज़र डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं काव्या मुकुल केस के बारे में। दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जाने माने शहरों में से एक जबलपुर से। दोस्तों ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे मिलेनियम कॉलोनी है और यहाँ मुख्य रूप से रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं अपने परिवार के साथ। सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं और इसी जगह पे आर्मी 3rd बाई 364 के फ्लैट में एक फैमिली रहा करती थी। इसमें थे दोस्तों घर के मुखिया राजकुमार विश्वकर्मा, इनकी 16-17 साल की बेटी काव्या विश्वकर्मा और 7-8 साल का बेटा तनिष विश्वकर्मा। बस दोस्तों यही 3 लोग थे और जो राजकुमार की पत्नी थी और जो दोनों बच्चों की मां थी आरती विश्वकर्मा, वह मई 2023 में यह दुनिया छोड़कर चली गई थी, निधन हो गया था। इस दौरान दोस्तों ये लोग पूरा फैमिली और रिश्तेदारों के साथ जम्मू घूमने के लिए गए थे और वहां दोस्तों कटरा इलाके में आरती की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया था। ये परिवार मूल रूप से एमपी के पिपरिया इलाके का रहने वाला था, लेकिन दोस्तों जबलपुर में ही रहता था। पिता राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे विभाग में कार्यालय अधीक्षक थे और इनकी पोस्टिंग जबलपुर में थी। बच्चे भी यहीं पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे और मां की मृत्यु ने पिता को काफी ज्यादा दुखी कर दिया था। बच्चे भी दोस्तों बहुत ज्यादा दुखी थे। यहाँ जबलपुर में तो राजकुमार को रोज सुबह 9-10 बजे ड्यूटी पे जाना पड़ता था और फिर शाम को करीब 6 बजे के करीब वो घर पे लौटते थे। बच्चे भी दोस्तों स्कूल से आने के बाद घर पे अकेले रहते थे और वह अकेले रहकर कहीं माँ की याद में बच्चे परेशान ना हो, अकेला महसूस ना करे, इसलिए पिता ने इनको पिपरिया भेज दिया था और खुद भी छुट्टी लेकर के वहीं पे चले गए थे। वहां पे दोस्तों भला पूरा परिवार था, ज्वाइंट फैमिली थी, दादा दादी चाचा चाची करजन भाई बहन सभी लोग थे। पिता ने सोचा कि बच्चे जब सबके साथ रहेंगे तो माँ की उतनी याद नहीं आएगी और दोस्तों ये पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे पाएंगे। बीच बीच में राजकुमार को काम के लिए जबलपुर आना पड़ता था और बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई और टेस्ट वगैरह के लिए जबलपुर लेकर के आते थे। फरवरी 2024 के आसपास दोनों बच्चों का एग्जाम शुरू होने वाला था और बेटी के भी बोर्ड का एग्जाम था। ये 10वीं कक्षा में थी। इसी बीच राजकुमार अपने दोनों बच्चों को पिपरिया से जबलपुर बुला लेते हैं। बेटा तनिष कभी 4th क्लास में पढ़ता था और बेटे का दोस्तों यहाँ पर तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और वह कहता था कि उसके अपने दादा पास ही रहना है, वही ठीक है। पिता ने कहा कि एक बार एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर वहीं पर चले जाएंगे, वही तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। इनका भी दोस्तों मन यहाँ पे नहीं लग रहा था और इन्होंने भी अपने ऑफिस में पिपरिया ट्रांसी में ट्रांसफर लेने के लिए आवेदन भी भर दिया था, जिसका जवाब अभी आना बाकी था। तो अब दोस्तों 13 मार्च 2024 को बेटी काव्या का बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है। 16 मार्च को बेटे का भी एग्जाम खत्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 17 मार्च को बच्चे वापस पिपरिया चले जाते हैं। ट्रांसफर होने के बाद पिता भी वहीं से शिफ्ट हो जाते हैं। इससे सभी लोग खुश थे। अब धीरे धीरे ये लोग माँ के गम से उबर रहे थे, लेकिन इनको क्या पता था कि इससे पहले इनके साथ एक और बड़ी अनहोनी होने वाली है। 15 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन दोपहर के करीब 3 बजे के करीब एक रिश्तेदार राजकुमार के घर पे आते हैं और इन्होंने घर के मेन दरवाजे पे बाहर से ताला लगा हुआ देखा, लेकिन फिर भी दोस्तों ये दरवाजे को नॉक करते हैं, अंदर आवाज लगाते हैं, पर कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसके बाद इन्होंने आस पड़ोस के पड़ोसियों से पूछा कि यह परिवार कहाँ गया है। पड़ोसियों को भी कोई जानकारी नहीं थी। उनके अनुसार आज सुबह से किसी को यहाँ पर देखा नहीं गया था। राजकुमार भी अपनी ड्यूटी बजाते हुए नहीं दिखाई दिया, ना ही उनके बच्चे बाहर खेलने आए। ये सुन के रिश्तेदार थोड़े चिंतित हुए तो अब पिपरिया में राजकुमार के भाई को कॉल करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, परिवार का कोई अता पता नहीं है। दरअसल 3 बजे के आसपास पिपरिया में रहने वाली एक लड़की ने अपने व्हाट्सएप पर राजकुमार के मोबाइल से आया हुआ एक मैसेज देखा था। राजकुमार विश्वकर्मा इसके चाचा लगते थे, काव्या इसकी कर्जन थी और मैसेज 4 सेकंड का एक वॉइस मैसेज था। उसमें काव्या की आवाज़ थी। काव्या ने बोला कि मुस्कान जल्दी जबलपुर आओ, पापा और तनिष को मुकुल ने मार दिया है। ये दोस्तों उसको मैसेज 3-4 घंटे पहले आया था, लेकिन वो उस समय अपना फ़ोन यूज नहीं कर रही थी और जब फ़ोन उठाया और जब व्हाट्सएप चेक किया और तब उसको ये वॉइस नोट मिला। ये सुनते ही उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तो अब ये उसने अपने पिता को सुनाया, बाकी घर वालों को भी सुनाया। सभी लोग इसे सुन के घबरा जाते हैं और पिपरिया से जबलपुर लगभग 240 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहुँचने में लगभग कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं। इतना टाइम नहीं था जाने के लिए। तो फौरन करजन के पिता ने जबलपुर में रहने वाले अपने एक जानने को वाले को फ़ोन किया और कहा कि राजकुमार के घर पे जाके चेक कीजिए, ऐसी ऐसी बात है। इसके बाद दोस्तों वह रिश्तेदार यहाँ घर पे आते हैं। बंद ताला देखने के बाद इन्होंने पिपरिया में कॉल करके इसके बारे में भाई को बताया। अब इसके बाद ये होता है कि पुलिस को बुलाइए और ताला तोड़ के अंदर जाइए। रिश्तेदार ऐसा ही करते हैं। इन्होंने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में सूचना दी। थोड़ी ही देर में लोकल पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों ही कॉलोनी में आ जाते हैं। सबकी मौजूदगी में घर का मेन दरवाजे का ताला तोड़ा गया और पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं और यहाँ की दशा को देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर खून के छींटे थे। और जब ये लोग किचन में गए तो वहाँ फर्श पे राजकुमार विश्वकर्मा खून से लटपट पड़े हुए थे। लाश जो थी वो पॉलिथीन में लिपटी हुई थी। तो अब ये हुआ कि आखिर दोनों बच्चे कहाँ पर हैं।
पुलिस उन्हें घर में ढूंढते हर कमरा हर कोना छान मारा गया, लेकिन दोस्तों बच्चों का कहीं पता नहीं था। राजकुमार की हत्या हुई थी और दोनों बच्चे गायब थे। इसी बीच दोस्तों एक पुलिस वाले ने किचन के पास मौजूद फ्रिज पे कुछ निशान दिया, जैसे कि खून के धब्बे हो। खून दोस्तों ये फ्रिज चालू अवस्था में था, ऑन था, और जब दोस्तों इसके दरवाजे को खोला गया तो अंदर से तनिष्क मिलता है। वो अभी कंबल और पॉलिथीन में लिपटा हुआ था। अब फ्रिज से उसे बाहर निकाला जाता है तो यहाँ राजकुमार और तनिष्क दोनों के सिर पर की सर पे कोई भारी चीज सवार किया गया था। बड़े ही सातिराना तरीके से यहाँ सब कुछ अंजाम दिया गया था। इनके चोटों पे कपड़े बांधे गए थे बंडेज के रूप में, ताकि खून का रिसाव जमीन पर ना फैले। खून को छिपाने की कोशिश की गई थी। बाथरूम में भी खून के अंश पाए गए। अब पुलिस को यह भी लगा कि यहाँ पर नाश्ता वगैरह भी हो सकता है कि किया गया होगा। खाने पीने के जूठे बर्तन थे, बचे हुए खाने थे, यहाँ पर अगरबत्ती की लकड़ी भी मिली और ऐसा लगा कि यहाँ पर खुशबू के लिए अगरबत्ती जलाया गया होगा, ताकि यह सुगंध शव की दुर्गंध में मिल जाए और किसी को कुछ पता ना चले। ऐसा लगता था कि यहाँ पर खून की दुर्गंध छुपाने के लिए बत्ती जलाई गई थी, ताकि किसी को शक ना हो। परिवार के 2 सदस्य तो मिल गए, लेकिन तीसरा कहाँ पर है, यानी कि बेटी काव्या। अब उसको ढूंढने की प्रक्रिया चालू होती है। अब ये भी डर था कि कहीं उसके साथ ऐसा ही कुछ तो नहीं हो गया है। काव्या ने अपने वॉइस नोट में एक लड़के का जिक्र किया था, जिसका नाम था मुकुल। भाई और पिता का कत्ल का इंजाम इसी पर लगाया था। कहीं यही लड़का कत्ल के बाद काव्या को उठा कर तो नहीं ले गया। उधर दोस्तों पिपरिया में परिजनों को सब कुछ पता तो चल ही गया था। अब वे लोग भी यहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। एक रेलवे ऑफिसर के घर में एक सरकारी क्वार्टर में उनके और उनके बेटे के साथ ऐसी घटना घटी थी। बेटी लापता है। अभी दोस्तों ये मामला न्यूज में आने लगा। संगीन मामला तो था ही। अब पुलिस ने भी दोस्तों काफी तेजी से अपनी जांच शुरू की। शुरू में तो 4 टीम बनाई जाती है और सबको अलग अलग काम सौंपे गए। पुलिस के पास शुरू से ही एक लीड थी, मुकुंद। यह लड़का जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार विश्वकर्मा का पड़ोसी था। फ्लैट नंबर 361/6 में रहता था। इसके घर में दोस्तों माता पिता, एक बड़ा भाई और एक बहन थी। पुलिस दोस्तों जब कॉलोनी के सीसीटीवी चेक कर रही थी तो इसी 15 मार्च की दोपहर 12:30 बजे के आसपास की एक फोटो सामने आती है, जिसमें मुकुल जो था वह स्कूटी पर सवार होकर कॉलोनी से बाहर जाते नजर आ रहा था, लेकिन वह अकेला था। उसके साथ काव्या नहीं थी, लेकिन उसने कुछ सामान अपने स्कूटी पर लिए हुए थे। पुलिस जब और आगे की फोटो चेक करती है तो मुकुल को यहां से निकलने के करीब 10 मिनट के बाद काव्या विश्वकर्मा भी कॉलोनी से बाहर जाते हुए दिखाई देती है। इसमें यह पैदल चल रही थी और इसके पास कोई भी सामान नहीं था, मगर इसके हाथ में पुलिस को एक मोबाइल फोन दिखाई दिया। लेकिन इसका फोन तो घर पे मौजूद है, तो फिर आखिर इसने किसका फोन लिया है? पता चलता है कि घर पे काव्या का माता का भी फोन रहता था, जो गायब है। यानी कि काव्या अपने माँ का फोन लिए हुए थी और यह लड़की भी उसी दिशा में गई जिस दिशा में मुकुल स्कूटी से गया था। पुलिस ने पहले सोचा कि काव्या के साथ भी कुछ हुआ होगा, लेकिन यह तो कमरे में जीवित दिखाई दी और जिस दिशा में दोनों बारी बारी गए थे, पुलिस ने वहां की रास्ते की फोटो चेक की। अब ये स्कूटी जो थी वह पास के रेलवे स्टेशन में मिल जाती है और जब दोस्तों पुलिस रेलवे स्टेशन की फोटो चेक करती है तो वहां के पार्किंग एरिया में मुकुल सिंह के साथ काव्या उसकी स्कूटी पर बैठी हुई नजर आती है। और यह दोनों कॉलोनी से अलग अलग निकले थे, मगर यहाँ रेलवे स्टेशन के कमरा में दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। काव्या दोस्तों स्कूटी से उतरती है और फिर मुकुल ने स्कूटी को पार्क कर दिया। उसके बाद दोनों ही रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। ट्रेन पकड़ने के बाद जब पता चलती है पुलिस को कि ये लोग ट्रेन पकड़े हैं, तो वहां से पुलिस जाकर उस स्कूटी को बरामद कर लेती है और पुलिस उस दौरान आने जाने वाली जितनी भी ट्रेनें थी उन सबको पता किया और साथ ही रेलवे स्टेशन के अंदर का फोटो चेक करते हैं कि आखिर ये लोग किस ट्रेन में बैठे होंगे। पुलिस और परिजनों को लगा होगा कि मुकुंद लड़की पर दबाव बनाकर उसको अपने साथ ले जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। परिवार के अनुसार सितंबर 2023 में मुकुल काव्या को लेकर के गायब हो गया था। पिता राजकुमार ने सिविल पुलिस स्टेशन में मुकुल के खिलाफ बेटी के अपहरण का एफआईआर दर्ज करवाया था। 2 दिन तक तलाश करने के बाद पुलिस जो है वह काव्या को रेस्क्यू कर लेती है। लड़की 16 साल की थी और लड़का जो था वह 21 साल का था। नाबालिग बच्ची को इतनी समझ नहीं थी कि वह खुद से अपना निर्णय ले सके। मुकुल ने उसको बहला फुसला कर अपने साथ ट्रेन से एक रिजॉर्ट में लेके गया था, उसके साथ अवैध संबंध बनाया। इसी कारण मुकुल पर दोस्तों पोक्सो एक्ट भी लगता है। अब 29 सितंबर 2023 तक 15 दिनों तक जेल में रहने के बाद मुकुंद को हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया था। अब इतने संगीन चार्जेस पे दोस्तों इसको जमानत कैसे मिल गया, वो भी इतनी जल्दी, ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। मुकुल ने इसी केस के कारण परिवार से दुश्मनी पाल लोगी और उसी अनैतिक संबंध के फोटो और वीडियो बनाया था, जिसके आधार पर वो लड़की को ब्लैकमेल करके अपने साथ ले जा रहा है और उसके पिता और भाई की कत्ल भी कर दिया। खैर दोस्तों, जब पुलिस रेलवे स्टेशन के अंदर की फोटो चेक कर रही थी तो इसमें मिला कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अंदर तो गए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर आ गए। अब दोस्तों दोपहर 12:59 में प्रवेश किया और 4 मिनट के अंदर ही दूसरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गए। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भी एक सवाल था।
ऐसे ही दोस्तों पुलिस सीसीटीवी के जरिए मुकुल और काव्या का पीछा कर रही थी। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद दोनों बस स्टॉप पे जाते हुए दिखाई देते हैं और यह एक पीली रंग की बस में जाके बैठते हैं जिस पे कृष्ण कुंज लिखा हुआ था। अब पुलिस दोस्तों इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में पता करती है। कई सारी टीम बताई गई, 4 टीम तो परिजनों और पड़ोसी से पूछताछ कर रही थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया था और आगे 16 मार्च को इनका पोस्टमार्टम भी हो जाता है। इधर दोस्तों पुलिस उस बस के बारे में पता कर लीजिए, उसके कंडक्टर से पूछती है तो वह इन दोनों को पहचान जाता है। ये दोनों उसी बस में बैठे थे। उसने अपने रिकॉर्ड चेक किया और बताया कि लड़का और लड़की ने कटनी तक की टिकट कटाई थी। और दोस्तों जब बस आधार ताल नामक जगह पर पहुंची तो वह दोनों बस रुकवा के वहीं उतर जाते हैं और कहते हैं कि दवाई लेनी है। तो अब पुलिस दोस्तों आधार ताल गई, वहां के कैमरे चेक किए, अलग अलग बसों और ड्राइवर कंडक्टरों से पूछताछ किया गया। एक दूसरी बस मिलती है जिसमें दोनों वही वापस से बैठे थे कटनी जाने के लिए। इस बस में भी दोस्तों उन्होंने कटनी तक का ही टिकट कटाई थी, लेकिन बीच में ये सिरोहा नामक जगह पर उतर जाते हैं। पुलिस जो थी वो सिहोरा आ गई, वहां पे पता किया कि वो कौन सी बस में बैठे होंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक बस मिलता है जिसमें दोनों बैठे थे कटनी जाने के लिए और ये लोग इसी बस से कटनी तक जाते भी हैं। जबलपुर से कटनी बस लगभग 95-96 किलोमीटर दूर है। एक बस से डायरेक्ट ही जा सकते हैं, लेकिन मुकुल ने काव्या के साथ 3-3 बसें चेंज की। अब ऐसा क्यों किया? अब कटनी के बाद दोस्तों पुलिस इनको ट्रेस नहीं कर पाती है और ये लोग कटनी में ऐसी जगह पर उतरे जहां ना तो कोई कैमरा था ना ही कोई भीड़ भाड़ थी, इसलिए ये लोग कटनी से गायब हो गए। पुलिस की जद्दोजहद यहीं पे ठहर जाती है। काव्या अपनी मां का फोन लेकर के गई थी जो कि स्विच ऑफ था। मुकुल ने भी दोस्तों कोई और मोबाइल नंबर ले लिया था, उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ था। तो अब इन दोनों की लोकेशन आखिर कैसे पता की जाए? फिर भी दोस्तों पुलिस ने इनके मोबाइल को सर्विलांस पे डाल दिया। बैंक अकाउंट पे भी नजर रखा जाने लगा क्योंकि काव्या अपने पिता की एटीएम कार्ड को भी लेकर गई थी। मुकुल के घर पर भी जाकर पूछताछ किया जाता है परिवार से। तो यहाँ मुकुल के जो बड़े भाई थे और मुकुल के पिता जो थे बीएन सिंह, वो कहीं गए हुए थे और माँ और बहन तो 22 फरवरी से ही नानी के घर आकर रह रही थी जो कि उत्तर प्रदेश में है। बीएन सिंह मूल रूप से मथुरा के रहने वाले थे और जब इन दोनों जगहों का पता चलता है तो पुलिस मथुरा, आगरा के साथ साथ अयोध्या और बनारस की पुलिस से भी बात किया और उनको भी अलर्ट पे रखा। क्या पता हो सकता है कि मुकुल काव्या को लेकर वहीं पे गया हो। मुकुल के बारे में थोड़ा और बात करें तो मुकुल ने 12वीं तक पढ़ाई की थी, वो भी जैसे तैसे, और इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था और इसका ज़्यादातर समय जिम में ही बीता था एक्सरसाइज करते हुए, और इससे मॉडलिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक था और ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था। अपनी बॉडी बिल्डिंग की फोटो वगैरह लोड करता था। 12वीं पूरी होने के बाद पिता ने इसको आगे की पढ़ाई के लिए विशाखापट्टनम भेज दिया। पिता भी रेलवे में कर्मचारी थे। कुछ समय विशाखापट्टनम में रहने के बाद ये लड़का बिना कॉलेज को बताए, बिना घर वालों को बताए जबलपुर आ जाता है। पुलिस जो थी वह दोस्तों कॉलोनी के पिछले दिनों की सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर रही थी। यानी घटना से पहले 16 मार्च को पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद राजकुमार और तनिष्क के शव परिवार को सौंप दिया गया। इसी दिन पिपरिया में इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजकुमार की फैमिली में कोई भी नहीं बचा था, बस केवल काव्या बची थी जो कि मुकुल के साथ गायब हो गई थी। राजकुमार के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और भतीजे का अंतिम संस्कार कर दिया। इन घटना और शिकायत के आधार पर पुलिस जो थी वह संज्ञान ले रही थी और जांच कर रही थी। घर में सब रो रो कर बुरा हाल था। जल्द ही दोस्तों ये परिवार पिपरिया शिफ्ट होने वाला था, लेकिन अचानक से ये सारी घटना घटित हो गई। अब धीरे धीरे घर वालों को एहसास होने लगा कि काव्या मुकुल के साथ भी ही है और अगर वह लड़का विवश करके ले गया है तो काव्या के पास मोबाइल है, वह कॉल कर सकती है, आसपास के लोगों से मदद ले सकती है। लेकिन फोटो के अनुसार वह लड़की उस लड़के के साथ आराम से चल रही है, हाथ पकड़ के चल रही है, कभी उसके पीछे पीछे चल रही है और उसके पास कई बार मौका था मुकुल के चंगुल से भागने का, लेकिन वे उसके ही साथ थी और उनके चलने के अंदाज से लग रहा था कि बिल्कुल दोनों साथ में है, साजिश में एक साथ है। आगे की जांच में पुलिस को दोस्तों 15 मार्च की एक और फोटो मिलती है कॉलोनी की, जो कि करीब सुबह के 3 बजे की थी। इसमें मुकुल काव्या के घर के पास जाते हुए दिख रहा था और ये बारी बारी कुछ सामान लेकर उसके घर की तरफ जा रहा था। इसने अपने हाथ में ग्लव्स वगैरह भी पहन रखे थे, बैग लिए हुए थे और इधर घर के छानबीन के दौरान पुलिस को घर के पिछले दरवाजे पे कुछ डैमेज मिला, जैसे कि वहां की झिटकीली या ताले को गैस के टॉर्च से काटने की कोशिश की गई हो सकता हो कि मुकुल इसी रास्ते से अंदर गया हो। कैमरे में भी वो घर के पिछले हिस्से की तरफ जाता दिख रहा था। तो अब पुलिस के मन में एक और सवाल उठता है कि अगर काव्या उससे प्यार करती थी, उसकी मर्जी से ये घर के अंदर गया, तो फिर उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला था? उसको गैस टॉर्च इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता थी? मुकुल ने जबरदस्ती एंट्री क्यों ली? कुछ पड़ोसियों और वॉचमैन से पता चला कि इन्होंने 15 मार्च की सुबह 7:30 बजे के आसपास काव्या की चीखने की आवाज़ सुनी थी और उसने पापा शब्द कह के पुकारा था और वो भी जोर से। ये लोग भागकर उसके दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं क्योंकि आवाज़ केवल एक ही बार आया था।
हो सकता है कि बेटी ने कुछ देख लिया हो, कोई सपना देखा हो या किसी कीड़े वगैरह से डर गई हो। आगे 9 बजे दूध वाला भी घर पे आता है। पुलिस वाले ने दूध वाले से बात की। इसके अनुसार डेली राजकुमार दूध लिया करते थे, लेकिन उस दिन काव्या ने ही दूध लिया। जैसे माँ के जाने के बाद दोनों बच्चे की देखभाल पिता ही किया करते थे। इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, सब कुछ खुद ही किया करते थे। बच्चों के लिए नाश्ता बनाते थे, टिफिन तैयार करते थे, शाम को घर आकर डिनर बनाते, सफाई करते थे। पड़ोसियों के बयान से पुलिस को समझ में आया कि हत्या उसी समय हुई होगी जब काव्या ने चीखा था, यानी करीब 7:30-8 बजे के आसपास। उसने अपना वॉइस मैसेज करजन को करीब 12 बजे के आसपास भेजा था। ये घर से निकली थी 12 बज के करीब 40 मिनट के आसपास, यानी हत्या के कई घंटों के बाद मुकुल और काव्या उसी घर में थे और इन दोनों ने आराम से नाश्ता वगैरह भी बना के खाया था, दूध पिया था। और जब इनको लगा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए तो काव्या अपने कर्जन को मैसेज भेज के निकल जाती है। और एक बार किसी सिक्योरिटी गार्ड ने काव्या और मुकुल को अकेले में देख लिया था। उसने उन दोनों को पकड़ा और फटकार लगाई और काव्या से कहा कि तुम्हारे पिता को सब कुछ बता देंगे। मुकुल को थप्पड़ भी जड़ दिया था। फिर दोस्तों काव्या अपने पिता से उस सिक्योरिटी के गार्ड के बारे में झूठ झूठ करती है कि उसने इसका हाथ पकड़ा था, बदतमीजी की थी। इससे राजकुमार ने सिक्योरिटी गार्ड पर खूब गुस्सा किया और कहा कि तुमको जेल भिजवा देंगे। इसके कारण वो सिक्योरिटी गार्ड नौकरी छोड़ के चले जाते हैं और मुकुल के भाई से पता चला कि जब मुकुल के ऊपर फोक्सो एक्ट लगा और जब वो जेल में गया और जब वह बाहर आया तो पहले के मुकाबले ज़्यादा गुस्सैल हो चुका था, ढंग से किसी से बात नहीं करता था, कॉलोनी के बच्चों से भी बात करना बंद कर दिया था और वे कुछ बाहरी लड़कों से दोस्ती कर लिया था जो कि कॉलोनी में आके घूमते थे। जिसके कारण पड़ोसियों ने भी मुकुल के माता पिता से शिकायत की कि मुकुल को कहिए कि वह अपने दोस्तों को कॉलोनी में ना बुलाए। जेल से निकलने के बाद मुकुल को दोस्तों मूवीज़ देखने का शौक हो गया था और वे तेलुगु, तमिल, मलयालम जैसी भाषाओं की मूवी हिंदी डबिंग में देखा करता था और खास करके क्राइम थ्रिलर मूवी उसे ज़्यादा पसंद आने लगी थी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वह इन मूवी से ही हत्या की आइडिया ले रहा था या फिर कहीं भागने का प्लान तो नहीं बना रहा था। थोड़ी छानबीन करने पर पुलिस को ऐसे ही कुछ मूवी मिलती है तो उस पुलिस को एहसास हुआ कि मुकुल ने वारदात को अंजाम देने से ज़्यादा पुलिस से बचने के लिए इस मूवी से आइडिया लिया है और दोनों पूरी तैयारी के साथ भागे थे। मुकुल ने अपनी सब सर्टिफिकेट, लीगल डॉक्यूमेंट रख लिया था जो कि एक नौकरी करने के लिए चाहिए, क्या पता कहीं दोनों भाग करके कहीं सेटल हो जाए। काव्या अपने पिता का एटीएम कार्ड ले करके गई थी जिसको पुलिस फ्रीज नहीं करती है और सोचा कि अगर इसकी जरिए लोकेशन पता करेंगे कि वहाँ कहाँ कहाँ पे है। 17 मार्च को काव्या अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ करती है कुछ वक्त के लिए और एटीएम से 10,000 रुपये भी निकालती है। 18 मार्च को इनकी लोकेशन जो थी वह पुणे में मिलती है। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में काव्या ने एटीएम से फ़ोन किया था। फौरन पुणे पुलिस को अलर्ट किया जाता है। यहाँ से भी एक टीम उस पुणे के लिए रवाना होती है, लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पर पहुंची ये रेस्टोरेंट से गायब हो चुके थे। तो अब यहाँ के कैमरों से इनका पीछा किया जाता है तो पता चलता है कि ये विशाखापट्टनम जा रहे हैं। तो अब टोटल दोस्तों 8 टीम इनके पीछे लगी हुई थी। पुलिस ने मुकुल पे 20,000 रुपया का इनाम रखा और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस को अलर्ट किया जाता है। पोस्टर छपवाए गए। सोशल मीडिया पर तो दोस्तों पहले से ही खबरें चल रही थी। यह दोनों कभी बस में तो कभी ट्रेन में, यहाँ तक कि बाइक से भी ट्रेवल किया करते थे और इनकी लोकेशन नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास भी मिली थी। वहाँ के पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया और इनकी दोस्तों लोकेशन जबलपुर, कटनी, इंदौर, पुणे, कालागुड़ी, उड़ीसा के कई जिलों, कलकत्ता, गुवाहाटी, बनारस, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे अलग अलग लोकेशनों में और सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए थे। फिर वृंदावन, चंडीगढ़, अमृतसर, हरिद्वार भी गए थे और अभी तक लगभग करीब 2 महीना बीत चुके थे, यानी करीब दोस्तों 2 महीने बीतने के बाद ही पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई थी। तो अब तारीख आती है 28 मई 2024, रात का समय था। हरिद्वार के एक सरकारी हॉस्पिटल में उसके कंपाउंडर एक रक्षा समिति की महिला गुजर रही थी तो इन्होंने एक बेंच पर किसी लड़की को सोते हुए देखा। उसके साथ एक लड़का भी था तो यह पास जाकर के उनको ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि यह दोनों तो वही है जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्टर के रूप में पूरे देश में सर्कुलेट हो रही थी। इन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और सबके सामने इन दोनों से इनका नाम पूछा। लड़का कहता है कि वह अपना सामान लेकर के आता है और फिर बताता है कि लड़की यहीं पे थी। लड़का चला गया और फिर लौटा नहीं। लड़की अपना नाम बताती है काव्या विश्वकर्मा और इसके बाद हरिद्वार पुलिस को सूचित किया जाता है। वह पुलिस, हरिद्वार पुलिस इसको अपने साथ ले गई। फिर हरिद्वार पुलिस ने जबलपुर पुलिस को सूचित किया और 29 मई को जबलपुर पुलिस आई और जो भी पुलिस को जानना था वो सब कुछ काव्या से ही पता चलने वाला था। ये बात तब की है जब काव्या अपने प्रेमी मुकुल के साथ पहली बार भागी थी, यानी कि सितंबर 2023 में। पिता के दबाव में उसे मुकुल के खिलाफ अनैतिक कृत्य के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना पड़ा था। पिता रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि बच्ची जो थी वह बहुत छोटी थी, 10वीं में पढ़ती थी और अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो उसके बाद देखेंगे।
काव्या के पिता ने मुकुल के पिता को भी बोला कि अपनी बेटी को समझा लीजिए। बेटी ने दोस्तों कोर्ट में मुकुल के समर्थन में बयान दिया था कि वो अपनी मर्जी से भागी थी, जो कुछ भी हुआ वो दोनों की सहमति से हुआ। इसलिए दोस्तों 50,000 रुपया का पर्सनल बॉन्ड पे मुकुल को जमानत मिल गई और मौके तौर पर अदालत इसलिए पैसे लेती है ताकि आरोपी फरार ना हो जाए। बेल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसे लौटा दिए जाते हैं। एक तरह का यह सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। और दोस्तों जब मुकुल 15 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आया तो इसको दूर करने के लिए पिता ने काव्या को पिपरिया भेज दिया था और वहां पर अपने भतीजी से कहा कि इस यहाँ पर ध्यान रखना कि ये मुकुल से बातचीत ना करें। लेकिन मुकुल और काव्या मौज नामक एक ऐप से एक दूसरे से बात किया करते थे। पिता ने इसमें बहुत सख्त निगरानी रखी थी। लेकिन तो दोस्तों अब वो अपने पिता से ज़्यादा मुकुल के साथ रहना चाहती थी। अपने पिता से परेशान हो चुकी थी और मुकुल ने कहा कि हमारे प्यार के बीच एक दीवार खड़ी है जिसे हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। काव्या भी बिना कोई सवाल किए, बिना कोई विरोध किए अपने पिता की हत्या के लिए मान जाती है और इसके बाद दोनों मिल के प्लान बनाते हैं। मुकुल ने अलग अलग भाषाओं की हिंदी डब क्राइम मूवी फिल्म देखी और यह कई तरह के सामान ऑनलाइन मंगाता है, जैसे गैस, टॉर्च, ग्लव्स वगैरह, और साथ में 2 चॉपर नाइफ भी ऑर्डर किया। और ये बाजार जाकर भी खरीद सकता था, लेकिन दोस्तों इसने ऐसा नहीं किया, कहीं आगे चलकर दुकानदार पुलिस को ना बता दे। मुकुल ने दोस्तों कॉलोनी में रेकी की और वॉचमैन को देखता था कि कब कौन सा वॉचमैन ड्यूटी पूरी होने के बाद जाता है। तो इसको पता चला कि रात में कोई भी वॉचमैन पूरी रात ड्यूटी नहीं देता है। इसका मतलब कि यह रात में काव्या के घर पे जा सकता है। उसको ये भी पता था कि यहाँ पर कमरे लगे हुए हैं, लेकिन यह उसका कुछ नहीं कर सकता था। अब यह लड़का जो भी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करता था उसे पास के रेलवे स्टेशन पे बुलाता था और जब पास आने वाला हो तो पास ये रेलवे स्टेशन पे जाके खड़ा हो जाता, वहीं इंतजार करता और सामान रिसीव करने के बाद वो उसे एक गैराज में रख देता जहाँ पर उसकी स्कूटी थी। वहाँ पर यह गैस स्टर चलाने का तरीका सीखता है। उसको पता था ऑनलाइन कि काव्या का एग्जाम होने वाला है, वो जबलपुर जरूर आएगी और जब एग्जाम खत्म होगा तो वापस चली जाएगी। उससे पहले ही कुछ कर लेना है। तो दोस्तों जब एग्जाम शुरू हुआ तो वह आती भी है। घटना से पहले 2 दिनों तक यानी कि 13 और 14 मार्च को काव्या और मुकुल जो थे वह सुबह 11 बजे बेलाघाट गए थे और शाम को 4 बजे लौटे थे। यानी कि दोस्तों पिता के ऑफिस जाने के बाद से लेकर उनके घर आने तक के पहले का समय मुकुल के साथ थी। 2 दिन तक दोनों आपस में मिलकर प्लान डिस्कस करते हैं और फिर दोस्तों 15 मार्च की भोर में करीब 3 बजे मुकुल सारे सामान लेके काव्या के घर पे जाता है जो भी इसने ऑर्डर करके मंगाया था। काव्या ने पीछे का दरवाजा खुला रखा था, जिसके बाद मुकुल सामान लेके घर के अंदर आता है, बाथरूम में छिपा देता है और वहीं पे दोस्तों असेंबल करता है। दोनों सुबह होने तक काव्या एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नैतिक क्रिया करते हैं और सुबह करीब 7:30 बजे जब पिता उठते हैं और किचन में आते हैं तभी दोस्तों कुल्हाड़ी से मुकुल राजकुमार के सिर पे पीछे से वार करता है कई बार। इस दौरान काव्या डर के मारे चिल्ला देती है। तभी दोस्तों पड़ोसी और वॉचमैन आवाज सुन करके आए थे, लेकिन उनके आने से पहले ही राजकुमार ने दम तोड़ दिया था। भाई तनिष्क भी नींद से जग गया था और वह इस घटना को आंखों से देख लेता है। इसके बाद उसका भी वही हाल किया गया। लोग यहाँ पे आए, दरवाजा खटखटाए और चले गए। तो अब हत्या के बाद इन्होंने सफाई की, तनिष्क को फ्रिज में रखा, खुद को इन्होंने साफ किया बाथरूम में। गैस टॉर्च से मुकुल जो था वो घर के पीछे के दरवाजे को डैमेज करता है ताकि लगे कि फोर्सफुली एंट्री हुई है। काव्या ने वॉइस मैसेज में जो मुकुल का नाम लिया था वही प्लान का ही एक हिस्सा था। मुकुल ने कहा कि सारा ब्लेम यही रह जाएगा ताकि कोई भी तुम पे शक ना करे। उसके बाद उन्होंने अपनी शारीरिक भूख मिटाई, फिर खाना बना के खाया। ये घर में ही रहे और फिर करीब 12:30 बजे ये यहाँ वहाँ से निकल गए। अगरबत्ती भी जला के रख दिया था ताकि दुर्गंध ना आए, क्योंकि यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए थे। तो पुलिस को गुमराह करने के लिए बारी बारी कॉलोनी से निकलते हैं। खुद का फोन नहीं ले गए ताकि पुलिस लोकेशन कैच ना कर सके। हत्या में की गई हथियार अपने साथ ले गए थे और रेलवे स्टेशन पे जाकर सोचते हैं कि ट्रेन से भागते हैं। ट्रेन पर भी चढ़े लेकिन वो उतर जाते हैं, लेकिन बस से कटनी गए वो भी ताकि पुलिस उलझ जाए। और कटनी के बाद ये लोग इंदौर जाते हैं। जब तक दोस्तों इनके पास पैसे थे ये करते रहे, अलग अलग जगहों पे जाते रहे। मुंबई से गोवा तक इन्होंने फ्लाइट में सफ़र किया और जब ये टाइम से करीब 2 लाख रुपए निकल गए और पुलिस कुछ कर नहीं पाई तब अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अब दोस्तों दोनों को पैसों की कमी होने लगी। अब ये ट्रेन में सफ़र करने लगे, वो भी बिना टिकट के। अब ट्रेन में ही ये सोते थे, खाने पीने के लिए मंदिर में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, वहाँ पर जाके भंडारे में खाते थे और कुछ खाना पैक भी करा के रख लेते थे। पुलिस के अनुसार इन्होंने एक जगह 2 जगह पर भीख भी मांगी और लोगों का जूठा भी खाया था। और पहले तो दोस्तों ये ऐश करते थे, फिर खाने के लाले पड़ गए। बीच में ये बेंगलुरु भी गए थे किसी दोस्त के घर पे और जब पता चला किसी घटना को अंजाम दे करके आए हैं तो दोस्त इनको यहाँ से जाने के लिए कह देता है। इन्होंने कुल्हाड़ी को बेंगलुरु में ही फेंक दिया। 30-31 मई की दरमियानी रात को पुलिस जबलपुर सिविल लाइन आके पुलिस स्टेशन में आके
आत्मसमर्पण कर देता है। इसको डर था कि कहीं काव्या इसी के ऊपर सब ना मर दे। यही था कि जिसके लिए सब कुछ किया वही पकड़ी जा चुकी है, तो फिर इसके भागने का क्या फ़ायदा। पुलिस दोस्तों इसको पकड़ नहीं पाई थी, बल्कि इसने खुद आकर आत्मसमर्पण किया था। इसने अपने सीने पर एक टैटू भी बनवा रखा था जिसमें 5 चेहरे थे, और ये तब बनवाया था जब नवंबर 2023 में जेल से छूटा था। और इन 5 सिरों का मतलब था कि इसके 5 टारगेट थे जिनको ये भूल ना पाए, इसलिए टैटू बनवाया था। पहला टारगेट था काव्या का पिता, जिन्होंने केस करवाया था। दूसरी थी काव्या, जिसने पिता का साथ दिया था। हालांकि इसको बाद में पता चला कि काव्या पिता के साथ नहीं है, उनके दबाव में बयान दिया था। आगे इसके ही बयान के आधार पर मुकुल को जमानत मिली, तो यह इसके साथ ही रहना चाहती थी। फिर मुकुल ने अपनी टारगेट से इसको निकाल दिया। तीसरे थी दोस्तों वह महिला पुलिस ऑफिसर, जिसने उस केस की इन्वेस्टिगेशन करके इसको फंसाया था। चौथा था दोस्तों एक पड़ोसी, जो कि काव्या से मिलने पर रोक टोक करता था। और पांचवा थी काव्या की गर्जियन, जो इससे फोन पे बात करने से इसको रोकती थी। 1 जून को पुलिस दोनों क्राइम रिक्रिएशन के लिए गई, तो पता चला कि दोनों ही शव को ले जाके कहीं और ठिकाने लगाने वाले थे। इसके लिए 2 चॉपर भी ऑर्डर करके मंगाया था, लेकिन दोस्तों घटना के दौरान रक्त को देखकर इनकी हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद शव को वहीं पर छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि जैसे काव्या ने कत्ल में साथ दिया है, इसके लिए जुवेनाइल कोर्ट से अपील करेंगे कि नाबालिग होते हुए भी ऐसी साजिश रची है तो इस पर अडल्ट की तरह केस चलना चाहिए। मुकुल जेल में है और काव्या भी दोस्तों जुवेनाइल होम में है, और इन पर कार्रवाई चल रही है। ऐसे ही दोस्तों एक लड़की ने प्यार के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता और भाई के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। और हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहे। इस पूरी घटना पे आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।